अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, चुनाव का शंखनाद हो चुका है और उत्तर प्रदेश में सत्ता किसको मिलने वाली है, बस कुछ दिनों के भीतर ये तस्वीर जनता बिल्कुल स्पष्ट कर देगी। अब जब पहले और दूसरे फेज के अनाउंसमेंट हो चुके हैं, टिकट घोषित हो चुकी हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। आज हम पहले और दूसरे चरण से लेकर उत्तर प्रदेश में सत्ता किसके हाथ लग सकती है, इन सारे विषयों पर खुलकर चर्चा आज की परिचर्चा में करने वाले हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में अब जब चुनाव का ऐलान हो चुका है, उस वक्त पहले और दूसरे चरण के चुनाव बहुत ही दिलचस्प दौर में हैं। विपक्षी भी तैयार हैं, सत्ता पक्ष भी तैयार है, प्रत्याशी भी तैयार हैं और मुद्दे भी तैयार हैं। और मैंने पहले भी कहा था और इस बात को फिर से दोहरा रहा हूं कि इस बार चुनाव राजनीतिक दलों के एजेंडे पर नहीं हो रहा है। इस बार का चुनाव जनता के एजेंडे पे हो रहा है। इस बार जनता अपने मुद्दे खुद तय कर रही है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई नैरेटिव जनता के बीच नहीं चल रहा है। जनता अपना नैरेटिव स्वयं बनाकर बैठी हुई है। जनता के अपने एजेंडे बहुत स्पष्ट हैं। राजनीतिक दलों द्वारा थोपे गया कोई भी एजेंडा जनता स्वीकार नहीं कर रही है। जनता के अपने मुद्दे हैं, अपने मसाइल हैं, अपनी समस्याएं हैं, अपने इश्यूज हैं। भले ही उत्तर प्रदेश कॉम्प्लिकेटेड जाति की राजनीति में फंसा हुआ राज्य हो, लेकिन मैंने इस बार पाया है कि उत्तर प्रदेश के मुद्दे बहुत स्पष्ट हैं जनता के बीच। जाने अनजाने कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जनता के बीच अपने मुद्दों को सेटल नहीं कर पा रही है। यह बात सत्ता पक्ष पर भी लागू होती है, यह बात विपक्ष पर भी लागू होती है। फैसले की बारी जनता की है। 2017 में उत्तर प्रदेश का चुनावी परिदृश्य बहनों भाइयों बिल्कुल बदल गया था। बीजेपी को अभूतपूर्व बहुमत मिला था। सत्ता के खिलाफ प्रचंड लहर थी, बीजेपी के पक्ष में लहर थी और चुनाव का परिणाम जबरदस्त आया। लेकिन इस बार के परिदृश्य में चुनौतियां बहुत हैं। जितनी चुनौती सत्ता पक्ष के समक्ष है, विपक्ष के समक्ष भी चुनौतियां विद्यमान हैं। न सत्ता पक्ष कमजोर है, न विपक्ष कमजोर है। और पश्चिम की लड़ाई बहुत दिलचस्प है। जिन 58 सीटों पर पहले चरण का चुनाव है, उसमें 54 सीटें 2017 में भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। कितनी? 58 में से 54 सीटें, 2 कांग्रेस के पास, 2 समाजवादी पार्टी के पास। ऐसे हालात में उत्तर प्रदेश में किन बड़े मसाइल क्या हैं? तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुख्य मुद्दा है किसान आंदोलन, गन्ना की कीमतों का भुगतान, कानून व्यवस्था और कृषि आंदोलनों से जुड़ी हुई तस्वीर। यह सत्ता पक्ष को बेचैन करती है और विपक्ष की मजबूती समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का अटूट गठबंधन, यह उसकी सबसे बड़ी ताकत है। बहनों भाइयों, 2014 के पहले, बल्कि यूं कह लें कि मुजफ्फरनगर दंगे के पहले, पश्चिम उत्तर प्रदेश की इस बेल्ट में समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो या राष्ट्रीय लोकदल हो, इनके काम्बों ने हमेशा रूल किया था। रूल इसलिए किया था क्योंकि वहां हिंदू मुस्लिम एकता का एक बड़ा फोरम तैयार हो गया था। इस फोरम के दम पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भरपूर नियंत्रण रखा। लेकिन मुजफ्फरनगर दंगे के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल गई। 2014, 2017, 2019 के चुनाव इसके प्रमाण हैं। एक तरफा चुनाव हुए थे। तो क्या ये जो भाईचारा है ये वापस काम इकट्ठा हो रहा है? अगर इसको इकट्ठा करने में विपक्ष कामयाब रहा तो पश्चिम की तस्वीर बदली हुई होगी, और अगर इकट्ठा नहीं कर पाया तो पश्चिम की कहानी फिर से बदलेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसान आंदोलन ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही नकारात्मक माहौल बनाया है। बीजेपी इसका मुकाबला कैसे करेगी? तब जब पॉलिटिकल लॉकडाउन है। पॉलिटिकल लॉकडाउन से मेरा तात्पर्य चुनाव आयोग द्वारा रैली, सभा, प्रदर्शन, यात्रा, जुलूस पर प्रतिबंध है। ऐसे में इतने बड़े हिस्से को अपनी बात पहुंचा पाना सिर्फ डिजिटल माध्यम से संभव नहीं है। जब तक सार्वजनिक सभाएं, सार्वजनिक यात्राएं नहीं होती, तब तक कोई राजनीतिक दल अपना संदेश गांव, गरीब और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचा नहीं सकता।
इसलिए जो मैसेज पॉलिटिकल लॉकडाउन के पहले पहुंच गया है वही नैरेटिव और वो मैसेज कैटेलिसिस का काम करेगा, उत्प्रेरक का काम करेगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी और विपक्ष में भी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन ने टिकट अनाउंस कर दिए। वहां पत्ते ओपन हो चुके हैं, मुकाबला आमने सामने का है और इस बार कोई त्रिकोण बनता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जनता या तो इधर है या उधर है। बहुत छोटा एक वर्ग है जो किसी और तरफ भी है, लेकिन उसका साइज छोटा है। अब तक के सर्वे, अब तक की आ रही रिपोर्ट्स और पब्लिक की ओपिनियन यही इशारा करते हैं कि ये चुनाव आमने सामने का है। और आमने सामने के चुनाव जब भी होते हैं बहुत ही निर्णायक होते हैं, उसमें दूसरे छोटे दलों की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है। बंगाल और बिहार के चुनाव इसके उदाहरण हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश पहली बार बाइपोलर इलेक्शन में जा रहा है? जवाब आंशिक तौर पर हां है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए बहुजन समाज पार्टी को, हमें नहीं भूलना चाहिए कांग्रेस को। इनके मतों का प्रतिशत हमेशा उत्तर प्रदेश में ऐसा रहा है कि ये भले न जीते लेकिन दूसरों का गेम खराब कर सकते हैं। तो इस बार 22 में किसकी बारी है? उत्तर प्रदेश के लिए कौन उपयोगी है? अखिलेश यादव या फिर योगी आदित्यनाथ, या फिर कोई चमत्कारिक प्रदर्शन करेंगी मायावती? क्या ऐसा संभव है? आज हम इस विषय पर खुलकर चर्चा करने वाले हैं, विशेष तौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश, विशेष तौर पर उसके बाद उपजी हुई क्या राजनीति है और उसका क्या व्यापक प्रभाव उत्तर प्रदेश के जनमानस पर पड़ रहा है। पिछले दिनों बड़े भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी लीडर्स की एक बड़े हिस्सा बड़े सरदार टूटकर समाजवादी पार्टी में आए। इसका क्या नैरेटिव गया, इसका क्या इंपैक्ट पड़ा, हम सारे मसलों पर खुलकर एनालिसिस करने वाले हैं। कुछ बयान सुनिए आप। प्रदेशवासियों का, प्रदेश के जनता जनार्दन का आशीर्वाद होगा तो भारतीय जनता पार्टी 10 मार्च को फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी और इन पेशेवर गुंडों और अपराधियों पर वैसे ही टूटेगी जैसे पहले टूट करके इनको बिलों के अंदर घुसाया था। इन्हें फिर से बिलों के अंदर घुसाने का कार्य सरकार करेगी। भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाने के लिए कि उन्होंने किसानों के ऊपर जीप चढ़ाई और कई मौकों पर मैंने कहा अंग्रेजों की सरकार में भी ऐसा जुल्म नहीं हुआ होगा जैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। तो आज की डिबेट में मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं, थोड़ी देर में असीम वकार ज्वाइन करने वाले हैं, समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी से हैं, सतीश प्रकाश बीएसपी से हैं, नीरजा चौधरी जी बहुत ही जानी मानी पत्रकार हैं, दिल्ली से मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में गहरी दिलचस्पी रखती हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। समीर सिंह जी, पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की जिस बेल्ट में पहले और दूसरे चरण का चुनाव है, 2017 में आपने वहाँ एक तरफा जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को वहाँ कई सवालों के जवाब देने, जवाब किसान आंदोलन का देना है, जवाब गन्ना के पेमेंट का देना है, जवाब किसान आंदोलन के बाद उपजी हुई नकारात्मक लहर का देना है। देखिए ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमने आपके जो प्रश्न थे उसके सबके जवाब सरकार में 5 साल में हमने दिए, चाहे वो किसानों की समस्या रही हो, चाहे वो नौजवानों का रोजगार रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था रही हो, उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली की व्यवस्था रही हो, गरीबों कल्याण की योजनाएं रही हैं, इन सब चीज़ों पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम किया। देखिए, कानून व्यवस्था पर हमारी सरकार ने योगी जी की नेतृत्व में इतना अच्छा काम किया है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है और किसी को भी कानून से खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। किसानों के सवाल पर आपने देखा होगा कि 1,44,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य भुगतान करना, बंद शुगर मिलों को चलाना, रामाला जैसी शुगर मिल जो चौधरी चरण सिंह के जन्मभूमि की शुगर मिल थी, पैसा देके उसकी क्षमता को बढ़ाना, बरसों से मांग चल रही थी, किसान सम्मान निधि देना,
गरीब आदमी को घर देना, शौचालय देना, उज्ज्वला देना, बिजली कनेक्शन देना, ऐसे बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं जिनको हमने धरातल पर उतारने का काम किया। और उत्तर प्रदेश के विकास की लेकिन क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन पश्चिम में गेम चेंजर हो सकता है? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी और लोकदल के गठबंधन का हश्र उनकी पहली सूची से आपने देखा होगा। पहले नंबर का प्रत्याशी गंगेस्टर निकला और अंतिम नंबर का प्रत्याशी अब्दुल्ला आजम जमानत से बाहर निकला। तो यह सूची मदन भैया समेत जितनी भी सूचियां हैं उनकी ये सूची बताती है कि अखिलेश यादव की वही पुरानी सपा है जो अपराधी और माफियाओं के भरोसे सरकार चलाना चाहती थी। आज फिर एक बार अपराधी और माफियाओं पर अखिलेश जी ने भरोसा व्यक्त किया है। हम उनको बधाई देते हैं कि उनका भरोसा गुंडा, माफियाओं, अपराधियों आपने जो सूची जारी और की उत्तर उसमें प्रदेश से की जनता उनको खारिज करती है। मोर देन 20% मौजूदा एमएलएस के टिकट आपने काट दिए, क्यों? जी जी, देखिए ब्रजेश जी, 107 प्रत्याशियों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने पहले और दूसरे चरण के लिए की है और निश्चित रूप से हमको इसमें बड़ी सफलता मिलेगी। और हम आगे भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा, हम नीचे से लेके, लोकतांत्रिक दल है, नीचे से लेके ऊपर तक हम विचार विमर्श करके, चर्चा करके करते हैं। हम इमरान मसूद की तरह, आपने देखा समाजवादी पार्टी का हश्र, इमरान मसूद 5 दिन पहले साइकिल पर सवार हुए थे और आज पैदल घूम रहे हैं। अखिलेश जी उनको भरोसा दे रहे हैं, मुसलमान नेताओं में ज्यादा हो रहती नहीं है। रहा। आपने इस 4 मिनट में 3-4 मुसलमान नेताओं के नाम ले डाले। काफी दिलचस्पी रखते हैं आप मुस्लिम लीडरशिप पे। नहीं, मेरी दिलचस्पी तो सब में है। हमारा तो नारा है सबका साथ, सबका विकास। पर नाम लेते हैं सिर्फ मुसलमान का। लेकिन अखिलेश जी की जो करनी है, ऑलराइट, मैं मनोज काका को आमंत्रित करता हूं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं मनोज जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत। आपको क्या लगता है, जब आप पहले चरण और दूसरी चरण की तरफ देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था, आप लोगों के पास वहाँ ज़मीन भी नहीं बची थी खड़े होने के लिए, लेकिन अब बदली परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल अपने लिए क्या संभावनाएं पश्चिम के क्षेत्र में पाती है? हमारा जो अलायंस है राष्ट्रीय लोकदल के साथ और जो किसानों के साथ, मजदूरों के साथ और जो हमारी 7 छोटी छोटी पार्टियों के साथ भी जो हमारा अलायंस है, वो अब जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें लोग ये जानना चाह रहे हैं, समीर भाई जैसे पार्टी से वो लोग जानना चाह रहे हैं कि लखीमपुर खीरी में किसानों का नरसंहार करने वाला गुंडा किस पार्टी का है। लोग जानना चाह रहे हैं और इस तरह से वोट करेंगे कि हाथरस में रात को 2 बजे दलित बेटी को जलाने वाला गुंडा किस पार्टी का था, जौनपुर में कृष्ण मुरारी यादव की हत्या करने वाला गुंडा किस पार्टी का था। और लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि अभी हाल ही में लखनऊ में छात्रों, नौजवानों पे अपना हक मांग रहे थे, उन पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज कराने वाला गुंडा किस पार्टी का था। और वो किसान जो 700 से ज्यादा किसानों जिन लोगों ने शहादत दे दी, वो भी जानना चाह रहे हैं कि वो किन की सरकार थी कि हमको 1 साल से ज्यादा सड़कों पे बैठना पड़ा, हमारी आवाज को नहीं सुना गया। और जब 700 से ज्यादा लोगों ने अपनी शहादत दे दी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा तंत्र है कि जिन घरों के लोग शहीद हो गए, जिन किसानों ने अपनी जान दे दी, कोई ऐसा तंत्र भी है कि उनको वापस लाया जाए? आपको क्या लगता है कि पश्चिम में कौन से मुद्दे चलेंगे? हिंदू मुसलमान चलेगा, जो आपने अपने कार्यक्रम के प्रारंभिक संदर्भ में वास्तविक जनता के मुद्दे, जो आपने कार्यक्रम के प्रारंभिक संदर्भ में कही कि जनता के जो जरूरी सवाल है, जो रोटी का सवाल है, कपड़ा का सवाल है, रोजगार का सवाल है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के 16,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों के बकाया है, ये जो सवाल है यही चलेगा। और समीर सिंह से पूछना चाहूंगा कि आपके पोषित सुशील सिंह किस पार्टी के गुंडा हैं? धनंजय सिंह जो क्रिकेट का पिच बना रहे हैं वो किस पार्टी के गुंडा हैं? और आपको एडीआर की रिपोर्ट पढ़ना चाहिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से देश नहीं चलता महाराज। गोडसे को पूजने वाले लोग ये स्थापित कर, ये बताएंगे। बोल्ड स्टेटमेंट आजकल आप लोग देने लगे हैं। गोडसे को मानने वाले लोग गांधी आपको भी सिर्फ ठाकुर दिखते हैं जैसे उनको मुसलमान दिखते हैं? हमको हर तरह का व्यक्ति जो अपराध करता है, हम अपराध की जाति नहीं देखते हैं।
अपराधी चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, उसको समाजवादी पार्टी की सरकार ने सख्त से सख्त सजा देने का काम पहले भी किया है। और आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि इस पूरे देश में डायल 100 नंबर किस सरकार ने लाया। पुलिस का सबसे आधुनिकीकरण जो डायल 100 जो पुलिस हेडक्वार्टर बना है शहीद पथ पर, बताइए पूरे देश के किसी भी राज्य में ऐसा बना हो। और दलितों पिछड़ों का लगातार हक मारने वाले योगी आदित्यनाथ जी से सवाल है कि वहीं का व्यक्ति है। द कारवां की रिपोर्ट बता रहा हूं आपको, धीरेन्द्र नाम का एक नौजवान है, धीरेन्द्र भारती नाम है, उसको योगी के सजाती लोगों ने सिर्फ इसलिए पीटा और उसको इसलिए जेल भेज दिया गया कि वो सिर्फ प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहता था। तो आप दलित के घर खाना खाने का स्वांग रचने के मैं सतीश प्रकाश जी को आमंत्रित करता हूं। मनोज जी बहुत शुक्रिया आपका। सतीश प्रकाश जी बहुजन समाज पार्टी के सीनियर लीडर हैं। सतीश जी बहुत शुक्रिया आपका। मैंने 15 जनवरी को मायावती जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्पष्ट कर दिया तस्वीर कि उत्तर प्रदेश के चुनाव की कमान उन्होंने सतीश चंद्र मिश्रा और आकाश आनंद के हाथों में दे रखी है। क्या मैं मान लूं कि बहन जी की उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है? नहीं, देखिए बहुजन समाज पार्टी में जो बहन जी हैं वही सर्वे सर्वा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन कमान में पार्टी में तमाम लोग बाग हैं जो काम कर रहे हैं। और देखिए आज मैं आपके कार्यक्रम की शुरुआत कहीं ना कहीं आज रोहित वोमिला जी की शहादत का दिवस भी है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और देखिए ब्रजेश जी, एक बात मैं जरूर कहूंगा, अभी आपने जो कार्यक्रम की शुरुआत करी कि उत्तर प्रदेश में जनमानस के मुद्दों के ऊपर चुनाव होगा, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी जो स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसका एक अच्छा इंडिकेशन है। और बीजेपी आस्था के मुद्दे से हटक करके अगर योगी जी का चुनाव क्षेत्र चेंज करती है तो यह भी कहीं ना कहीं सही इंडिकेशन का सवाल है। एक चीज मैं जरूर कहूंगा, देखिए आपने कहा कि पश्चिम बंगाल में जैसा बाइपोलर इलेक्शन हुआ, अगर बीजेपी को हटाना है तो उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह का चुनाव होना चाहिए। मैं आपकी इस बात से थोड़ा सहमत नहीं हूं, क्योंकि जब जब बाइपोलर इलेक्शन होता है तो जो ताकतवर लोग हैं जो सत्ता में होते हैं, वहां अगर पश्चिम बंगाल में बाइपोलर इलेक्शन हुआ तो उसका लाभ जो सत्ता में राजनीति में उत्तर प्रदेश में आपकी उपस्थिति को कोई भी नकार नहीं सकता। बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी फोर्स है, आपकी ताकत को नकारा नहीं जा सकता। मैंने तो सिर्फ इतना पूछा कि दिलचस्पी कम क्यों है। नहीं, देखिए सुनिए, ये नजरिया है। देखिए अगर किसान मुद्दा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो ब्रजेश जी हमको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यह बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी जिसने चुनावी घोषणा नहीं की थी। जिस दिन वो सत्ता में आई 2007 में तो गन्ने का रेट 125 रुपये कुंटल था, हमने 250 रुपये कुंटल जस्ट दुगना गन्ने का रेट किया। और बहुजन समाज पार्टी की सरकार के दौरान गन्ना किसानों का 1 रुपया भी बकाया नहीं था। आपकी सब बातों को स्वीकारता हूं। के अंदर मैं पिछले 22 सालों में मायावती जी को 9 बार विभिन्न चुनावों में शामिल होते, लड़ते या लड़ाते देखा है। 9 बार। इतना साइलेंट उनको रहते मैंने कभी नहीं देखा। नहीं, देखिए ऐसा है ना, देखिए बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक सामाजिक मिशन भी है, हमारी कुछ सामाजिक जिम्मेदारी भी है। अगर देश महामारी के काल से गुजर रहा है तो ऐसे समय में हम देखिए चुनाव आयोग के नियमों का पालन करना चाहिए ना। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं ना, हम संवैधानिक व्यवस्था को मानते हैं। हमारा कोई लीडर या हमारा कोई नेता गलत बयानबाजी नहीं करेगा। ऐसी कोई बयान, देखिए हमारे किसी लीडर ने तालिबान को तो डिफाइन नहीं किया ना। देखिए अफगानिस्तान की घटना का उत्तर प्रदेश की राजनीति से कैसे बीजेपी को लाभ देते हैं लोग, ये तमाम लोग चर्चा कराते हैं। हम किसी अपराधी को नहीं बचाएंगे। देखिए हमने ये कहा, अगर आप मुझे ये बताइए, ये भी तो एक दुर्भाग्य है ना, ये भी पता होना चाहिए कि राजा भैया के खिलाफ अगर बहुजन समाज पार्टी एक कार्रवाई करती है और उनको जेल में रखती है, दूसरी सरकार अगर सपा में आती है तो उनको जेल मंत्री बनाती है, तो ये सवाल है। देखिए मैं सवाल, बहुत शुक्रिया आपका, में बीजेपी काफी बोल्डली आप सवाल नहीं पूछूंगा। मुझे डिबेट को थोड़ा अगले चरण में ले जाने दीजिए। मैं आपके मित्र सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी बहुत ही जाने माने प्रवक्ता हैं कांग्रेस कमेटी के। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कौन सा एजेंडा चल रहा है, वो एजेंडा जो जनता का है या वो एजेंडा जो आप सब लोग मिलकर जनता पर थोपना चाहते हैं?
ब्रजेश जी, मैं आपको साधुवाद दूंगा कि सबसे बड़ी बात आपने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि एजेंडा तो जनता का चलेगा। ये आपका टॉक ऑफ द डे है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है, जरा ठीक कराता हूं, आप जारी रखें जी। सर तो दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। जनता के मुद्दे क्या हैं, ये बाकी तो मुद्दे ये आदरणीय समीर सिंह जी जो है वो सारे अपना किए डाल रहे हैं कि साहब हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे 1,10,000 करोड़ या 40,000 करोड़ उन्होंने अपनी जेब से दे दिए हों गन्ना किसानों को। अरे 2-2 साल में पेमेंट दिए हैं। गन्ना पहले खरीदा आपने, गन्ने से चीनी बनाई, शीरा बनाया, एथेनॉल बनाया, उसको मार्केट में बेचा, कई कई बार बेचा, उसका ब्याज खाया, और गन्ने के किसान का जो कर्जा था उस पर ब्याज पे ब्याज चढ़ता रहा। आपने उसका पैसा 2-2 साल में दिया। पाप के भागी हैं आप, नंबर 1। नंबर 2, गन्ने का किसान हो चाहे कोई भी किसान हो, उसकी आपने लागत मूल्य जो है फसल की 4 गुना बढ़ा दी। डीजल को डबल कर दिया, बिजली को जो है 175 रुपए कर दिया 15 रुपए से। आपको मालूम है कि कितना बिजली का बिल आपने बढ़ा दिया? जहां हमारा बिल 300-350 रुपए का आता था, 2200 रुपए बिल आ रहा है। आपने नलकूपों के तक के बिजली के कनेक्शन के रेट बढ़ा दिए, आपने खाद के रेट डबल कर दिए। तो वही तो पूछ रहा हूं कि मुद्दा ये चलेगा कि नहीं चलेगा? ये सब मुद्दे आएंगे। मुद्दे ये भी आएंगे कि खाद की कमी में किसान मर क्यों रहा है, ये भी मुद्दे आएंगे आपके। मैं आपसे बता दूं कि आने वाले समय में कि डीजल और पेट्रोल के प्राइस, क्या ये मुद्दे चलेंगे जो आप मुझसे बता रहे हो? ये भी आएंगे कि या फिर वो मुसलमान और ठाकुर वाला मुद्दा जो अभी समीर और मनोज डिस्कस कर रहे थे? मैं ब्रजेश जी पूरी जिम्मेवारी से आपको प्रणाम कर रहा हूं, धन्यवाद दे रहा हूं कि मुद्दे तो गांव में महंगाई चल रहा है, मुद्दे तो गांव में किसान की आत्महत्या चल रही है, थार की मार से मरता हुआ किसान चल रहा है। मुद्दे जो हैं, जो किसान के बच्चे, जो राम के बच्चे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं के बच्चे कि मैं असली प्रवक्ताओं के साथ डिबेट करता हूं जी। सर मैं बहुत साधुवाद आपको दे रहा हूं। धन्यवाद। मैं आपको बताऊं, मुद्दे चलेंगे। मेरे राम के बच्चे जो हैं, जिन सर 10 से 20 सेकंड और दे दीजिए प्लीज। यस, गो अहेड गो अहेड प्लीज। तो ये जो राम के बच्चों से आप राम के चंदे की चोरी कर रहे हैं, चंदा चोरी कर रहे हैं, जमीन आप चोरी कर रहे हैं दलितों की, ये मुद्दे चलेंगे। मुद्दे ये चलेंगे कि राम के बच्चों का रोजगार कहां है। मुद्दे ये चलेंगे कि महिलाओं के प्रति जो आपने अपमान किया है वो राम की बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र राजपूत जी, बहुत शुक्रिया आपका। कौन देगा? मैं नीरजा चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं। देश की बहुत ही जानी मानी पत्रकार हैं और उत्तर प्रदेश में काफी दिलचस्पी रखती हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति और यहाँ होने वाले चुनाव पे। नीरजा जी, बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस कड़कड़ाती ठंड में हमारे दर्शकों के लिए समय दिया। उत्तर प्रदेश में चुनाव का शंखनाद हो चुका है। दिल्ली से बैठकर आप उत्तर प्रदेश को किस तरह से देखती हैं? देखिए, बहुत ही दिलचस्प हो गया है ये जो टक्कर है। असली मायने में मैं मानती हूँ अब टक्कर होने वाली है। लोगों में नाखुशी है, कई लोगों में आक्रोश भी है। जो फीडबैक हमें आ रहा है उसकी वजह, जैसे आपने कहा है, बढ़ते हुए दाम हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, कोविड सेकेंड वेव में जिस तरह से हैंडल हुआ, और वो पूरी कहानी हमारे सामने अभी तक नहीं आई है। कितने लोग मरे गांवों में, पर जिनके परिवारों में लोग गए हैं, जिन गांवों में मौतें हुई हैं, वो लोग बहुत आसानी से उसको नहीं भूलने वाले हैं। और किसानों की भी जो मुद्दे उठे हैं, हालांकि वो लॉस को वापस कर लिया गया है, लेकिन नाराजगी अभी भी है किसानों में। शंका भी है क्या दोबारा वापस लाए जाएंगे एन मौके पे वो लॉस, कानून। तो मुझे लगता है इन सब को लेके, और जो ध्रुवीकरण हुआ है ऑपोजिशन का, एक विकल्प की तरह उठे हैं अखिलेश यादव। उन्होंने एक गठबंधन तैयार किया है आरएलडी के साथ और छोटी छोटी पार्टियों के साथ। तो जो लड़ाई है वो योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव की होने वाली है। आपने क्या पाया कि अखिलेश यादव के आसपास इतनी राजनीतिक जमीन मजबूत कैसे होती गई, उसके कारण आप क्या मानती हैं? देखिए, एक तो उन्होंने गठबंधन किया, पहले लोकल इलेक्शन में भी जीते, फिर गठबंधन किया, और जो आरएलडी के साथ गठबंधन हुआ है और इनकी मीटिंग्स में जो एक्साइटमेंट दिखता है
मैं मानती हूँ इलेक्शन टाइम में क्राउड तो आता है, पर हम कहते हैं जो बसों भीड़ में लाया जाता है वो एक डेड क्राउड होता है जो अपने से आता है और एक उत्साह होता है, वो अखिलेश यादव की मीटिंग में दिख रहा है। अच्छा, आप तो बहुत सीनियर हैं, आपने तो मेरे से 2 गुना 3 गुना ज्यादा चुनाव देखे होंगे और कवर किए होंगे। आप चुनाव में आकलन कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, या चुनाव कैसा चल रहा है, आप लोग उसका आकलन कैसे करती हैं? देखिए, एक तो आकलन किया जाता है कि लोग क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं, घूम के लोग किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, उससे एक आइडिया होता है कि मूड क्या है। दूसरा, यूपी जैसे स्टेट में कास्ट का बहुत बड़ा अहम रोल रहता रहा है, इस बार भी रहेगा। अखिलेश यादव की तरफ जो ओबीसी, नॉन यादव ओबीसी खिंच के गया है, अभी जो लोग छोड़ के गए हैं, उसका अपना ईस्टर्न यूपी में खासकर महत्व होने वाला है। लेकिन मैं इस समय ये नहीं कह सकती कि अखिलेश यादव जीतने वाले हैं, क्योंकि भाजपा की जो बढ़त थी पिछली बार नंबर 1, उसको कम होते होते भी कहां तक गिरेगी वो डिपेंड करता है। आप लोग तो दिल्ली के बड़े पत्रकार हैं, आप लोग देख रहे हैं तो अपर हैंड किसका दिख रहा है? अभी मैं कहूंगी दोनों टक्कर में हैं। और भाजपा की जो वेल ऑयल्ड मशीनरी है, जो लास्ट माइल में आ जाती है काम में, वो भी एक बड़ा मुद्दा होगा, देखने लायक चीज होगी। मैं मानती हूं कि अगर यूपी की जनता के अंदर सिर्फ नाखुशी, डिसैटिस्फैक्शन ही नहीं, सही मायने में आक्रोश है, जैसे कि एक जमाने में 77 के चुनाव में था, अगर उस तरह की भावना है तो वो बाकी सब चीजों को अलग थलग कर देती है। पर ये आइडिया नहीं है कि किस हद तक लोगों में डिसैटिस्फैक्शन है, और कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ इस समय 50-50 है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच मैडम, आप प्लीज जुड़े रहिएगा हमारे साथ। नेक्स्ट राउंड में मैं फिर आपकी ओपिनियन के लिए कुछ नए सवाल आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाई वीरेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में क्या माहौल चल रहा है इस वक्त, क्या हो रहा है यूपी में, चुनाव कैसा चल रहा है? देखिए, ये जो चुनाव है इसने जनता ने तय कर रखा है कि अब उसे किसको वोट देना है। अब प्रचार में वो स्टाइल नहीं है, ना रैलियां हैं, ना इस समय पर रोड शो हो रहे हैं, ना तो कोई सभाएं हो रही हैं। अब तो लोग घर में बैठे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से और टीवी के माध्यम से चीज़ों को देख और समझ रहे हैं। प्रचार उस तरह से हो नहीं पा रहा है। और जो आपने अभी बात की कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर ये 2 चरणों में देखा जाए तो 125 सीटों के करीब का जो मामला है, इसमें अधिकांश सीटें बीजेपी ने जीती थी, 90 से ज़्यादा सीटें। लेकिन समस्या इस बात की है कि चुनाव के पहले जो राजनीतिक दल वादा करते हैं, चुनाव के बाद अगर उनसे वो सवाल करो तो वो नाराज हो जाते हैं। तो नेताओं को ऐसा वादा करना ही नहीं चाहिए कि जो पूरा ना कर सको, लेकिन वो अति उत्साह में वोट की खातिर वो करते हैं और बाद में जनता अपने आप को ठगा महसूस करती है। अब आप इस चुनाव में एक चीज़ और देख रहे होंगे, अभी बात आई थी कि जितने भी दल से लोग जा रहे हैं, या तो वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं अधिकांश लोग बड़े नाम, या वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आपने पूछा कि ये चुनाव कैसा माहौल रहता है, आप लोग इसका आकलन कैसे करते हैं? तो माहौल का आकलन माहौल से ही होता है ना, कि किसकी ओर किस जाति के नेता, किस तरह के लोग जा रहे हैं। भाई, कहीं पर आप किसी फिल्मी हीरो हीरोइन को टिकट दे रहे हो, कहीं पर किसी जात के बड़े नेता को कोई पार्टी टिकट दे रही है, कोई अपने विधायक का टिकट काट रहा है। ये सब माहौल का आकलन ऐसे ही होता है चुनाव का। एक तो हम आप विकास की बात चाहे जितनी करें, लेकिन हम टिकट तो जात आधार पर ही देते हैं। जितने ये टिकट बटे हैं, ये जीतने का फैक्टर क्या है उसमें, कि किसका कितना वोट है, किस जात का और किस पार्टी का कितना वोट मिला के वो जीत जाएगा। एक तो ये आधार बनता है। दूसरा, किस राजनीतिक दल में ज़्यादा टूट हो रही है और कहाँ ज़्यादा लोग जा रहे हैं, इस पर भी लोग आकलन करते हैं और कहते हैं कि ये सरकार बन सकती है, माहौल बन गया है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि रैली और सभाओं से आकलन होता था, वो इस बार उस तरह का अभी सामने नहीं आया। पहले जो रैलियां हुई वो बराबर की टक्कर दिखाती हैं। मोदी का जो करिश्मा है वो बरकरार है,
उनको लोग सुनने आते हैं, लेकिन अखिलेश यादव को भी लाखों लाख लोग सुनने आ रहे हैं, उनके लिए रोड पर खड़े रहे रात में। तो सीधी लड़ाई तो है। मायावती ने तो कोई रैली की नहीं। हाँ, प्रियंका गांधी की रैली भी बड़ी हुई बनारस में और कई जगह पर। प्रियंका गांधी को भी लोग लाखों लोग मैंने देखते हैं। सतीश जी से वो सवाल किया कि मैंने बहन जी को इतना साइलेंट पहले कभी चुनाव में नहीं देखा। हाँ, ये बात वो मौका ही नहीं लग पाया, या तो ये कहिए सतीश चंद्र मिश्रा ने जो सम्मेलन किए उसके बाद बीएसपी के पास ज्यादा समय नहीं मिला, कोरोना आ गया। अब आप ये जो चुनाव का अगर आप आकलन करें तो जो पिछला चुनाव था, बीजेपी को जो शिखर पर लाया वो मुजफ्फरनगर का वो दंगा था 2013 का, जिसने ये माहौल पैदा कर दिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि बीजेपी की जीत सुनिश्चित हो जाए। और वो एक तरह से जो डिवाइडेशन हुआ हिंदू और मुस्लिम के बीच, ये अखिलेश यादव सरकार के लिए तत्कालीन उस समय बड़ा नुकसानदायक रहा और बीजेपी ने उसको खूब भुनाया और वो चुनाव जीती। लेकिन इस बार उसकी राह का बहुत बड़ा रोड़ा एक किसान आंदोलन है जो 1 साल से ज़्यादा चला। अब बीजेपी वहाँ पर 125 में से कितनी सीट जीत पाएगी ये वो खुद कठिन समझ रही है कहना। हालांकि चुनाव में हर आदमी जीत का दावा करता है, लेकिन अभी तो चुनाव का वक्त चल रहा है, ये सब पैर छू रहे हैं, नेता गिर गिर पड़ रहे हैं पैरों में जनता के कि भाई वोट दे दो। नेताओं का तो कहा जाता है कि भगवान को धोखा दे दे मौका पड़ने पे। इंसान तो इनके लिए बहुत छोटी चीज है। ये सियासत में कहते सब जायज है, ये तो हम लोगों ने बहुत बचपन से सुना है। तो कुल मिलाकर ये है कि जिस चुनाव में हम बेरोजगारी पर, महंगाई पर, बिजली कटौती पर। अच्छा, एक सवाल मैंने सबसे पूछा, आपसे भी वही पूछ रहा हूं। आप तो बहुत ग्राउंड पे रहने वाले पत्रकार हैं। इस बार जनता का एजेंडा चल रहा है या फिर पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा जनता पर हावी होगा? अब देखिए, मैं वही बात आगे बढ़ाता हूं कि बेरोजगारी और महंगाई, बिजली, ये सब जात पे आके गौण हो जाते हैं। तो जनता अपने जात के नेता को ही वोट देती है और अपनी पार्टी को, ये सबका तय है। हम शोर चाहे जितना मचावें, लेकिन सबका एजेंडा तय है। ये जनता का, क्या जनता भी अपना मतलब लॉक करके बैठी होती है? स्वाभाविक है, उसने मन बना लिया है कि किसको वोट देना है। तो प्रचार से कितना परिवर्तन होता है? 2%, 4%, 6%? प्रचार से नहीं, प्रचार के साधन से परिवर्तन होता है। और उस साधन में दारू भी आती है, रुपया पैसा भी आता है। लेकिन इस बार वो साधन कमजोर दिख रहा है। अब पकड़ने लगा है इनकम टैक्स विभाग, रुपया भी पकड़ रहा है, तो पता नहीं पहुंच पाएगा नहीं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो अधूरी रह गई, वो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तैयारी कर रही थी, उसका बीएसपी से भी गठबंधन नहीं हो पाया और सपा से भी नहीं हो पाया। अब वो चुनाव लड़ेगी तो किसका वोट काटेगी, और नहीं लड़ेगी तो उसका मतदाता कहाँ वोट देगा। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि छोटे छोटे दलों का गठबंधन करके बीजेपी ने सत्ता हासिल की थी पिछली बार, और आपको देखिए आपकी इस बार भी स्थिति कुछ वैसी ही है। लेकिन इतना जरूर है जी कि उत्तर प्रदेश का चुनाव एकदम खुला हुआ है, सीधी सीधी लड़ाई दिख रही है। अब उसमें जातीय समीकरण में कहीं बसपा भी भारी हो जाएगी, और कांग्रेस के लिए एक ऐसा वक्त है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पहली बार अकेले चुनाव लड़ रही है पूरे प्रदेश में। ये करीब 20-25 साल बाद ऐसा शायद होगा, और ये उसके लिए बड़ी उपलब्धि है कि वो अपनी जमीन एक अपना प्लेटफॉर्म बनाएगी। अब अकेले लड़ना भी उपलब्धि हो गया है। नहीं, कांग्रेस का तो जो नुकसान हुआ वो इन्हीं वजहों से हुआ कि भाई दूसरे के कंधे पे घूमते थे। हाँ, अभी तक तो यही माना जाता था जी। लेकिन अब कांग्रेस में अपने नेता पैदा होंगे, अपने कार्यकर्ता होंगे जो चुनाव में मेहनत करेंगे, लड़ेंगे। आगे कितनी सीट आएगी ये अलग बात है। अगर बहुमत की सरकार नहीं आई तो कांग्रेस का भी कुछ तो चांदी रहेगी, कुछ तो पूछ रहेगी। और बहुमत दिया जनता ने तो भाई कांग्रेस तो वैसे भी 5-6 उंगलियों पे गिनती में रही है। परिवर्तन कितना होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कुल मिला के ये है
कि जी एक वीरेंद्र। बुजुर्ग ने कहा कि भाई जिंदगी में इतना खूब कमाओ, लेकिन इतना ना इकट्ठा करो कि अगर जरा भी तबीयत बिगड़े तो बच्चे डॉक्टर की जगह वकील बुला लाओ। तो इकट्ठा ना करो ज़्यादा, इस चक्कर में ना पड़ो, जो है उसी में काम चलाओ। यही तो समझा रहा था उतनी देर से सुरेंद्र राजपूत को। हाँ, देखिए वीरेंद्र जी, सुरेंद्र complete भाई करें। तो कहते कि मेरे दुश्मन भी मेरे मुरीद हैं, दुश्मन भी मेरे मुरीद हैं, शायद वक्त बेवक्त मेरा नाम लिया करते हैं, सुरेंद्र जी के लिए है। नहीं, हम और लोग मेरे- उनके दुश्मन नहीं हो सकते। और तो मेरी दुश्मनी कौन गली सी? से गुजरते हैं छुपा के खंजर, और सामने पड़ने पर सलाम किया करते हैं। हाँ, इनके तो खंजर से सुरेंद्र जी का सावधान। तो दोस्ती हर दल में है। जी, ये जैसे बीजेपी में कुछ नेता थे पहले, उसी तरह के हैं। बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा कि किस तरह से माहौल बदलता है। अभी जब सरकार बनने की नौबत आएगी तो जो दुश्मन थे, विरोधी थे, वो भी पैगाम भेजने लगते हैं। कहते हैं कि आजकल शामिल हो रहे हैं लोग ना, कि उनकी आस्था जो कोई 10 साल से, कोई 25 साल से, कोई 50 साल से, कोई एमएलसी, कोई विधायक, कोई मंत्री जा रहा है छोड़ छोड़ के, और कहता है कि वहाँ तो अपमान हो रहा था और वहाँ तो कौम का कोई सुनवाई नहीं थी। कोई कहता है कि तमाम सारी बातें आती हैं रोज। सुनिएगा कि जो ना देते थे जवाब, अब उनके सलाम आने लगे, और वक्त बदला तो मेरे नीम पर आम आने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीधे रुख करता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता समीर सिंह मेरे साथ जुड़े हुए। समीर सिंह जी, विपक्ष के प्रवक्ताओं ने आपकी पार्टी की सरकार और आपकी पार्टी पर पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में कम्युनल करने का आरोप लगा रहे हैं। आप इसका जवाब में क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए ब्रजेश जी, मैंने पहले भी कहा, तो आपने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि साहब हम मुसलमानों की बात कर। नहीं, वो ठाकुर कह रहे थे, मैंने उनको भी कहा, आपका पक्ष लिया मैंने। नहीं, वो तो आपने कहा, ठीक बात है, आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी कहेंगे, हम उसका स्वागत करेंगे, हम उसका प्रतिकार करेंगे। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि कम्युनल कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी कर रही है। जिन्ना की बात कौन करता है? अखिलेश यादव जी करते हैं। अखिलेश यादव के बयान और प्रत्याशियों की सूची, मुजफ्फरनगर के दंगे का दोषी कौन था? अखिलेश यादव। मुख्तार अंसारी के भाई सिबतुल्ला को पार्टी में ज्वाइन किसने कराया? अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव को गुंडों, माफियाओं और जिन्ना पर भरोसा है, आतंकवादियों पर भरोसा, अलगाववादियों पर भरोसा है, और अखिलेश यादव जी को विकास, तरक्की और डेवलपमेंट की बात नहीं करते। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात करते हैं। 3 टॉप लीडर्स पर भी दंगा करने का मुकदमा चला है, आपकी सरकार ने वापस लिया। मैं उनके नाम बताना चाहूंगा, संगीत सोम, सुरेश राणा। ब्रजेश जी, मैं आपके चैनल पर कह सकता हूँ, 2007 में जब एक राजकुमार अग्रहरी नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी गोरखपुर में, तो योगी जी समेत सैकड़ों लोग जेलों में बंद थे, मैं भी जेल में बंद था। इनके जाति का जो बाद में डीजीपी बना, आईजी जगमोहन यादव, मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे लगा के मुझे जेल में रासुका लगाने का भी प्रयास किया गया। क्या मैं दोषी था? अगर कोई कह दे पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर कि मेरा अपराध से कभी नाता है, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ब्रजेश जी, मैंने बात कही थी कि आपने दंगे का आरोप लगाया था, तो दंगे का आरोप आपकी पार्टी के नेताओं पर भी था। आरोप था, फर्जी आरोप था। अखिलेश यादव जी को जवाब देना पड़ेगा कि उस दंगे के जिम्मेदार आजम खां, बहनों की रक्षा करने वाले लड़कों को जेलों में बंद करना, उनको मारना। मनोज जी, आप रुक जाइए, मैं आऊंगा आपके पास। रातों रात मनोज जी रुकिए, मैं आऊंगा, आपको टाइम दूंगा। ब्रजेश जी, हाँ बोले। मुजफ्फरनगर की घटना अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ था, दोषी अखिलेश यादव जी थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार में एक दंगा हुआ हो तो आप बता दीजिए, कोई बता दे। किसी की रातों रात स्थानांतरण हुआ हो तो बता दे, किसी को लाभ पहुंचाने के लिए। ब्रजेश जी, मैं कहना चाहता हूं जी कि बहस खुली होनी चाहिए। मैं तो अखिलेश यादव जी को भी कहता हूं कि आप स्वस्थ बहस करो, खुली बहस करो, विकास पर चर्चा। मैं खुली बहस का प्लेटफॉर्म देने को तैयार हूं। आप मुख्यमंत्री जी से बात कर लें और मनोज काका अखिलेश जी से बात कर लें। एंकरिंग करने के लिए मैं तैयार हूं,
दोनों लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। मैं भारत समाचार को समाजवादी पार्टी की तरफ से आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारी पार्टी में अपराध और अपराधी की कोई जगह नहीं है। लेकिन समीर ये बताएं कि इनके स्वयं के मुख्यमंत्री पर 1919 मुकदमे थे। एक सेकंड समीर जी आपका टाइम मुकदमे। समीर जी आप बोलिए, जरा मनोज को कहने दीजिए। मनोज बन भाई आराम से। मुकदमे इन सबों का जवाब कोई बात नहीं, आराम से अपनी बात रखें। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोई मुख्यमंत्री है और उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर तक के मुकदमे थे। योगी आदित्यनाथ जी इसके जवाब देंगे। केशव प्रसाद मौर्य पर कितने मुकदमे, और आप अफसरों की बात करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है जिसमें आईपीएस पर भी 302 के मुकदमे हैं और वो आईपीएस फरार है। आप बताओ आईपीएस किस सरकार में मर्डर कराता है? आप बताओ आईपीएस किस सरकार में मर्डर कराता है? आपका एक पोषित आईपीएस संतोष सिंह है, वो हमारे यहाँ चंदौली में कार्यकर्ताओं को किस किस शब्दों से संबोधित किया है? आप जवाब देंगे। आपको जवाब देने पड़ेंगे। आपको किसानों के जवाब देने पड़ेंगे, नौजवानों पर जवाब देने पड़ेंगे, जलाई हुई बेटी पर जवाब देना पड़ेगा, और मां गंगा में बहती लाशों पर जवाब देना पड़ेगा। मां गंगा में बहती लाशों पर कब जवाब दोगे? कौन दे रहा है? आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वजाति लोगों का तो पोषण करते हैं और दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का उनको अपराधी दिखते हैं। आप एडीआर की रिपोर्ट पढ़ो। संगीत सोम एक नंबर का सांप्रदायिक व्यक्ति है, सुरेश राणा है, हुकुम सिंह है, और योगी आदित्यनाथ जी स्वयं सांप्रदायिक व्यक्ति है। सबसे ज्यादा अगर किसी ने पूरे दुनिया में आपको मार्टिन लूथर किंग को पढ़ना चाहिए, डॉक्टर लोहिया को पढ़ना चाहिए। सबसे ज्यादा अगर समाज और देश के लिए कुछ भी खतरनाक है तो वो नफरत है, और नफरत का अगर बाजार कोई पार्टी लगाती है और नफरत के आधार पर कोई राजनीति करता है तो उस दल का नाम समाजवादी पार्टी है। आप बात करो ना विकास पर, आप बात करो एक्सप्रेसवे पर, नौजवानों के रोजगार पर, 69,000 शिक्षक भर्ती पर, जलती हुई बेटियों पर, दलितों पिछड़ों के स्कॉलरशिप पर। उत्तर प्रदेश के यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं? कुछ नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के यूनिवर्सिटी में दलित पिछड़ों को क्यों नहीं वीसी बनाए? दलित पिछड़ों को क्यों नहीं डायरेक्टर बनाए? आप जवाब दो ना, आप जवाब दो। ये बताओ 70 लाख रोजगार किधर है? ये पेज अपना साफ देखो, ये 70 लाख रोजगार किधर है? ये भारतीय जनता पार्टी का है, आपका कैमरामैन दिखाए। ये 70 लाख रोजगार किधर है बताओ, किधर है 70 लाख रोजगार किधर है? पैरा पढ़ो। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है, ये सब झूठ का पुलिंदा है। इस पर जवाब कब दोगे आप? इन विषयों पर जवाब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश प्रकाश जी को स्क्रीन पर लाया जाए, बहुजन समाज पार्टी के सीनियर लीडर है। सतीश जी, बहुजन समाज पार्टी इस बार किस एजेंडे को लेकर जनता के बीच जाने वाली है? देखिए, हमारा पहले दिन से ये मानना है कि जो जनमानस के मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कानून व्यवस्था, इन्हीं मुद्दों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। देखिए ब्रजेश जी, बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत का मीडिया भी कहीं ना कहीं दो हिस्सों में बंट गया है। एक बीजेपी की सरकार बनाना चाहता है और एक ने कहीं ना कहीं सपा की सरकार बनाने की ठेकेदारी ले ली है। ये गलत आरोप लगा इसमें हमको कहीं कोई दो राय नहीं। बुनियाद और तर्क के आधार पर अपनी बात रखने दीजिए। एक सेकंड मनोज जी प्लीज, ये गलत आरोप। मनोज जी एक सेकंड उनको अपनी बात रखने दीजिए, उनको अपनी बात रखने दीजिए। सबको अपनी बात रखने का हक है। मनोज जी नो, मैं आपको ओनली सतीश जी बोलेंगे। सतीश जी गो, आप बोलिए, आप बिंदास बोलिए। एक सेकंड, आप अपने राजनीतिक पराक्रम में ओनली सतीश प्रकाश, ओनली सतीश प्रकाश, गो अहेड। मनोज काका जी, सपा के कुकर्मों की लिस्ट बीजेपी के पास नहीं है, मेरे पास है। अगर खोलना शुरू कर दूंगा तो आप बंद हो जाओगे बिल्कुल पूरी तरीके से। आप अपनी बात रखिए, मेरी बात समझ रहे हैं ना? पर्सनल फाइट मत करिए, अपनी बात रखिए। सुनिए अपनी बात सुनिए। नहीं, आप सुनिए। बीच में आपने क्या बोला? आप अपना पक्ष एक गांव में कहावत है कि हारेंगे तो हुए। अरे आपको सुनिए ना, आप पता नहीं लगा पाओगे।
सुनिए मैं उस किसान का बेटा हूँ, मैं उस किसान का बेटा हूँ, और भारत समाचार गवाह है कि चंदौली में जब दलितों पर अत्याचार होता है तो के साथ बलात्कार हुए हैं आपकी सरकार में। और सुनिए, ये बीजेपी आपका नाम ले लेकर के इसलिए चुनाव लड़ना चाहती है बाबा आपके कुकर्मों का फल है कि आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार में है। दलितों पर अत्याचार पूछिए, 80 साल के मां बहन बेटियों को गाली दी गई। जिस सामाजिक न्याय की आप बात करते हैं, जिस सामाजिक न्याय की आप बात कर रहे हैं, आपको मालूम है सामाजिक न्याय क्या होता है? अखिलेश जी को तो अपनी जाति का एड्रेस नहीं पता लगा हुआ है। जब उनका घर जो है योगी जी ने गंगा जल और गौमूत्र से धुलवाया, तब तो उनको पता लगा कि वो पिछड़े हैं। उनके पिछड़े होने का एहसास तो दलितों ने दिलाया ना। सुनिए, देखिए, आपने चुन चुन करके, ये वही सपा की सरकार थी, ये वही अखिलेश यादव थे जिन्होंने ये कहा था कि दलितों के स्मारक के ऊपर अगर सपा सरकार सत्ता में आएगी तो बुलडोजर चला देंगे। ये वही अखिलेश जी थे जिन्होंने जानबूझ करके मान्यवर काशीराम जी के नाम पर चलाए गए तमाम संस्थानों को आपने उनके नाम चेंज कर दिए। यही अखिलेश यादव थे जिन्होंने बाबा साहब के नाम पर बनाए हुए जिलों का नाम चेंज कर दिया। सुनिए, 1000 साल का इतिहास है मनोज काका जी, इस दलित मूवमेंट को आप चैलेंज नहीं कर सकते। हमको सुनिए, हम अम्बेडकरवादी लोग हैं। और सुनिए, जिस सामाजिक न्याय की आप बात करते हैं, आपको इतिहास का अध्ययन करना चाहिए कि सामाजिक न्याय का सबसे सशक्त आधार आरक्षण है। आपकी की सरकार ने लोकसभा के अंदर आपके एमपी ने अखिलेश यादव जी के इशारे पर आरक्षण बिल पाड़ा। तो ये सारे इतिहास की लिस्ट हमारे पास है। 10 नवंबर 1955 को डॉक्टर लोहिया ने बाबा साहब को चिट्ठी लिखी और दोनों लोग सहमत हुए। जो काम छूट गया था, जो विचारधारा छूट गई थी, मुझे खुशी है एक वर्ग विशेष आगे ले जाने का काम अगर कोई कर रहा है तो माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। आपको इस कार्यक्रम में बता रहा हूं, जो बाबा साहब और डॉक्टर लोहिया की विचारधारा को समन्वित रूप से आगे ले जाने का अगर कोई काम कर रहा है तो माननीय अखिलेश यादव जी हो। और सुनिए, समझिए, आप बड़ा दुर्भाग्य है कि जो ताकतवर है, ताकतवर है जो गठबंधन करेगा। ये कैसी गणित है भाई, आप बताइए ना। अरे जो ताकतवर होता है वो गठबंधन थोड़ा ही करता है, वो अपने दम पे चुनाव लड़ता है। आपका गठबंधन किसी से भी हो, आपको लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य है, सामाजिक गंदगी वन बाई वन एक एक करके अगर बात रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रखेंगे। अचानक से जाकर के वो ये करते हैं। ऑल राइट, एक सेकंड मनोज जी शांत हो जाइए। मनोज जी शांत हो जाइए। सतीश जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे। आप 2022 के जब चुनाव नतीजे आएंगे, आप बीएसपी को और मायावती जी को कहां पे देखते हैं? देखिए ब्रजेश जी, मेरे कहने से कोई भी दल या किसी के कहने से कोई सत्ता में नहीं आएगा। आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी सत्ता में है। बीजेपी की तमाम कारगुजारियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी है और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी एक विपक्षी दल होने के नाते नैतिकता के आधार पर उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो समीर जी इंतजार करिए, उन तमाम कारगुजारियों को उजागर करे। सुनिए, हम कानून व्यवस्था को ओके, मैं सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं। मैं ये नहीं कह रहा, देखिए प्लीज वेट, एक छोटी सी बात आपको बता दूं। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जनमानस के मुद्दों के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जातीय व्यवस्था के आधार पर राजनीति होती है। अलग अलग जातियों का पॉलिटिकल बिहेवियर अलग अलग है। कुछ जातियां ऐसी हैं कि जो पार्टी को आगे करके वोट देती हैं, कुछ जातियां ऐसी हैं कि जो कैंडिडेट, जो उम्मीदवार की जाति देख करके वोट देते हैं। ओके, मैं सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं। सुरेंद्र जी, एक बहुत सीधा सवाल है। अगर सपा बहुत धन्यवाद आरएलडी के साथ गठबंधन किया है तो ये बीजेपी ने कहीं ना कहीं छोटे जाट कैंडिडेट पश्चिम उत्तर प्रदेश में देकर के कहीं ना कहीं उसको काउंटर कर रही है। थैंक यू। ऑलराइट, सुरेंद्र राजपूत जी, क्या ये कांग्रेस की राजनीतिक भूल है कि वो अकेले चुनाव मैदान में गई, जबकि आपके लिए पर्सपेक्टिव अच्छे हो सकते थे अगर आप अलायंस पार्टनर होते किसी बड़े दल के साथ? तो ब्रजेश भाई, हमारा अलायंस जनता के साथ है, हमारा अलायंस आधी आबादी के साथ है, हमारा अलायंस हर उस किसान के साथ है जो अपने गन्ने का मूल्य 400 रुपए चाहता है,
धान जो है 2,500 रुपए क्विंटल बेचना चाहता है, गेहूं 2,500 रुपए क्विंटल बेचना चाहता है। जो बेरोजगार युवा 20 लाख रोजगार चाहता है और करोड़ों रोजगार के अवसर चाहता है, रोजगार परक विकास चाहता है। हमारा अलायंस हर उस मजदूर के साथ है जो अपने हाथ को काम लेना चाहता है। हमारा अलायंस हर उस महिला के साथ में है जिसको हम 3 सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, उस बेटी के साथ में है जिसको हम स्मार्टफोन देने की बात कर रहे हैं। ओपिनियन आ रही है, उसमें मुकाबला तो आमने सामने का दिख रहा है। कांग्रेस तो दूर दूर तक विजिबल नहीं है। मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, मुझे आप पर भरोसा है ब्रजेश जी, और बाकी जो ओपिनियन पोल जितने, अब आपके मित्रों को मैं गोदी मीडिया कहूंगा तो आप भड़क जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। क्यों भड़कूंगा? लेकिन है वो, आप नकली प्रवक्ताओं के साथ डिबेट करिए तो भी मैं नहीं भड़कता। जी, नहीं तो आप मैं तो मैं तो हमारी तो मजबूरी है सर कि हमें तो सबके साथ जाना है। क्या करें, जहां हमारी पार्टी का हुक्म होगा वहां हम जाएंगे। हम लोग श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में गांव गांव गए हैं, पांव पांव गए हैं, नगर नगर गए हैं, डगर डगर गए हैं, हर गांव पंचायत में हम पहुंचे हैं और हर जनता से जुड़े मुद्दे के साथ श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम लड़े हैं। उम्भा की घटना आपको याद होगी, दलितों का नरसंहार याद होगा, वहां पर श्रीमती प्रियंका गांधी जी को चुनाव के किले में बहुत ज्यादा निर्भर कर रही है। आप यहां पर आप उत्तर प्रदेश की जो जमीन की हकीकत है उसको क्यों नहीं समझना चाहते हैं? आपने कौन सा चश्मा पहना हुआ है? हम दो हकीकत समझकर भी उन पर काम नहीं कर सकते। हम धर्म की हकीकत, सांप्रदायिकता की हकीकत पर हमें नहीं काम करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और हमें जाति हकीकत पर काम नहीं करना है। हां, हम आधी आबादी पर काम करेंगे। हम बात करेंगे कि महिलाएं ऊपर आएं, हम बात करेंगे कि महिलाओं को 40% आरक्षण मिले, हम बात करेंगे कि महिलाएं सशक्त हों। ये हमारा, अगर इस पर एजेंडे पर आएंगे, इस परसेप्शन पर आएंगे, इस धरातल पर आएंगे, तो चीजें अच्छी बनेंगी। इस तरह की बातें करके व्यवस्था भी परिवर्तित और ऐसे तथ्य रख के कांग्रेस खुद को इरेलीवेंट करती जा रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। ये आपका, मैंने कहा, ये आपका निर्मम विश्लेषण, आप जैसे अच्छे पत्रकार का निर्मम विश्लेषण भी हमें धनात्मक ऊर्जा देता है। लेकिन आप एक चीज देखिएगा, याद रखिएगा मेरी बात को, कि करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है, सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हमें व्यवस्था परिवर्तन का पूरा भरोसा है। ऑलराइट, मैं नीरजा चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं। पहले राउंड में मैंने नीरजा जी से उत्तर प्रदेश के राजनीतिक माहौल के 2 बड़ी दिग्गज पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए अलायंस का नेतृत्व कर रही है, समाजवादी पार्टी जो सोशलिस्ट अलायंस का नेतृत्व कर रही है, इसके बारे में चर्चा की। नीरजा जी, अगला सवाल है मेरा आपसे बहुजन समाज पार्टी, मायावती और कांग्रेस को लेके। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मायावती की राजनीतिक मौजूदगी को बड़ी है, उसको आप इनकार कोई नहीं कर सकता। इनको आप उत्तर प्रदेश की राजनीति के वर्तमान चुनाव में कितना रेलिवेंट मानती हैं? देखिए, मायावती ने बहुत ढील दी है। लोग बहुत हैरान, जैसे कि आपने भी कहा, लोग हैरान रहे हैं कि मायावती इतनी चुप्पी क्यों साधे रही हैं इतने लंबे समय तक, जबकि उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे थे और पार्टियां अपने आप को एक्टिव कर रही थी। पर बसपा आज भी क्षमता रखती है और पार्टियों के कैंडिडेट्स को हराने की। अपने कितनी जीतेगी मुझे मालूम नहीं इस बार, लेकिन हराने की क्षमता रखती है बसपा। व्हाट अबाउट कांग्रेस? कांग्रेस ने बहुत इंटरेस्टिंग, पहली बार कांग्रेस ने एजेंडा सेट किया है। महिलाओं का जो मुद्दा लिया है, 40% उनको टिकटें देने का बड़ा मुद्दा लिया है। कांग्रेस के हाथ में ना कोई जात थी, ना कोई कम्युनिटी थी, तो उन्होंने अपने पुराना जो उनका था ना, एक अम्ब्रेला पार्टी बनने का यथार्थ स्थिति जो होती थी, आज वो नहीं है, तो उसके अंडर हर जात आ सकती है। जो महिलाओं का मुद्दा उन्होंने सामने किया है, और इनका मुद्दा बड़ा है, इनका मुद्दा दिलचस्प है, लेकिन इनका मुद्दा बहुत कठिन है। इसको सॉल्व कर पाना कोई 1-2 दिन में नहीं हो जाएगा। नहीं, ये एक तरीका है अपने संगठन को बिल्ड करने का, क्योंकि संगठन तो ना के बराबर है कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जो तैयारी, ये जो लड़ाई अब कर रहे हैं, वो 24 की लड़ाई है, 22 की लड़ाई उनकी नहीं है। हो सकता है इक्का दुक्का सीटें और हो जाए जी, पर ये 24 की लड़ाई में दिलचस्पी ज्यादा है इनकी।
जी ऑलराइट, बिल्कुल। समीर सिंह कुछ कहना चाह रहे थे, रह गए थे, बार बार हाथ उठा रहे थे। यस समीर जी, गो अहेड, आपके पास 20 सेकंड है। देखिए ब्रजेश जी, मैं अभी सुरेंद्र राजपूत जी को सुन रहा था, महिलाओं की बात कर रहे थे। प्रियंका जी, राजस्थान में निर्भया घटना होती है, मौन है। दलित की हत्या होती है, मौन है। किसानों पर डंडे चलते हैं, मौन है। उत्तर प्रदेश में जिसको इन्होंने पोस्टल गर्ल बनाया, वो आरोप लगा रही है कि प्रियंका वाड्रा कठुआ की रैली निकाली। मैं नहीं कहता, वही पोस्टल गर्ल कह रही है, बयान दे रही है। कैसे आप खड़े रहे साहब लखीमपुर की पैसे महिला का मांगे जो जा रहे साड़ी कांड हुआ टिकट था, लेने के उनके लिए। आरोपियों के अब पक्ष आप में बताओ, जिस पार्टी के अरे भाई आप हमारे टिकट की चिंता मत जिसको कीजिए, अपने पोस्टल गर्ल बना रहे, वही भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है कांग्रेस पे। मालूम है आपको? प्रियंका जी 40% मालूम है आपको भ्रष्टाचार का आरोप आपके यहाँ कितना लग रहा है? में 40 लोग आत्महत्या करने की धमकी दे रहे हैं आपके यहाँ। एजेंडा किस समझ बात गए का? आप? किस बात का और एजेंडा? बहुत सुरेंद्र स्पष्ट जी, समझ इसका लीजिए जवाब समीर कौन देगा? सिंह, इस चुनाव के बाद कोई पूछेगा इसका नहीं जवाब आप लोगों कौन देगा? को। उत्तर और प्रदेश हर की जगह महिलाएं पर जवाब आप लोग मांग जिस रही हैं। तरीके से गलत वो डॉक्टर मौर्य, समाज में डॉक्टर एग्जाम्पल्स तय कर कुशवाहा रहे हैं, कल आपसे की सवाल डेट में पूछ सारे रहे हैं के कि सारे न्याय कब विघटन का मिलेगा? जवाब देना होगा। जो पैसे मांगे जा अब रहे मैं थे आपसे टिकट बताता के हूं, लिए, मैं पूछता हूं आपसे, अगर योगी इतनी आदित्यनाथ दुर्गति जी को में भी टिकट गोरखपुर पैसे क्यों पर भेज दिया बेचे भाई? जाएंगे, क्यों आपने तो चंदा कांग्रेस के चोरी कर सपने ली? तो लोगों को भ्रम में बहुत बहुत डालने धन्यवाद, वाले हैं। बहुत बहुत चोरी शुक्रिया, कर ली। बहुत बहुत जी। शुक्रिया। वापिस आइए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक बेहद दिलचस्प, सारगर्भित, राजनीतिक ज्ञान से भरी हुई परिचर्चा में आप सब ने अपनी अपनी बेहतरीन ओपिनियन प्रस्तुत की। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी धन्यवाद। मेरा निवेदन है कि कोरोना तेजी से फैल रहा है, कृपया कोविड नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, हाथ धुलते रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग करें, और बहुत ज़रूरी हो तभी घरों से निकलें। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।